हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं पारित बंसल और आज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं द स्विस क्रिकेट शो। हमेशा की तरह आज फिर मेरे साथ हैं स्विस क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन अंसर महमूद। वेलकम अंसर भाई। थैंक यू वेरी मच पाविन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्विस क्रिकेट T10 के बारे में बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में। और इस टूर्नामेंट में कुछ मैच हो चुके हैं। कुछ पूल्स में से जो टीम्स हैं वो क्वालिफाई कर गई हैं प्लेऑफ्स के लिए। और आज हम उन्हीं टीम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस जो हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। किस तरह से लोगों ने खेला है, क्या परफॉर्मेंस दी है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं पूल वन से। तो अंसर भाई, पूल वन की जो हम टीम्स देख रहे हैं, क्लियरली हमने इस बारे में पिछले हफ्ते भी बात की थी। ओल्टन अपने पांचों मैच जीत गई है। जी बिल्कुल, ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है। तो इनके आपने मैचेस फॉलो किए होंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके मैचेस के बारे में? जी मैंने देखा है ऑल्टन के मैचेस के स्टैट्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से ऑल्टन ने एज यूजुअल सारे मैच जीते हैं, पर जैसे हमने इनके बारे में बात की थी कि इनकी बैटिंग में थोड़ा फ्लो है। तो एज अ चैंपियन टीम उन्होंने काफ़ी कम स्कोर किया है, स्पेशली हाँ, मेरे बैटिंग क्या। फर्स्ट ईयर। हाँ, बैटिंग फर्स्ट उन्होंने दो मैच खेले हैं और दोनों में, एक में 89 बनाए जी हैं बिल्कुल। और दूसरे मैच में आई थिंक 80 100 और 109 110 इस हिसाब से स्कोर किया है। बट ये हो सकता है क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। जी वहाँ पे शायद इतना स्कोरिंग ना होता हो। है क्या, आप तो खेले हैं वहाँ पे? जी आई थिंक वो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्टेट की बाउंड्री काफ़ी छोटी है और हम्म। विकेट भी काफ़ी लो है, इतना हाई बाउंस विकेट नहीं है। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से उन्हें ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, क्योंकि उनके सिर्फ 4 ही बैट्समैन टेस्ट हुए हैं इसमें। हम्म। जैसे मलयार जस्सू, अ, मुर, मुरली, आई थिंक मुरली मुरली एंड और शाहिद। शाहिद। जी बिल्कुल। हाँ। और मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर उनका अभी भी अनटेस्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी जा रही है। आई थिंक हम्म, जमाल ने ऑलरेडी आई थिंक 9 विकेट ले चुके हैं 5 मैचों में। बिल्कुल। और पहले एपिसोड में आप बता भी रहे थे कि उनका जो ओपनिंग बॉलर है गौरी, जी बिल्कुल बोले। बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे हैं। 5 मैचों के बाद उनका इकनॉमी रेट 3.7 है, जो कि बहुत अच्छा है T10 टी को टेन। देखते हुए। और मोस्ट ऑफ द मैचेस आई थिंक उन्होंने अपने बॉलिंग से ही जीते हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या वो आगे अपनी बैटिंग से भी मैच जीत जी सकते हैं। जी बिल्कुल, देखना पड़ेगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड काफ़ी स्लो विकेट है, तो वहाँ पर स्पिनर्स काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा जब वो फाइनल फाइनल नॉकआउट में खेलेंगे, हम्म। तो काफ़ी डायमेंशनली काफ़ी डिफरेंट ग्राउंड है और हम्म। लेग साइड काफ़ी छोटी है। तो देखना पड़ेगा जमाल कैसे वहाँ बॉलिंग करते हैं। और वो बेटर बैट्समैन के अगेंस्ट भी फिर बॉलिंग करेंगे बिल्कुल ऑब्वियसली। ऐसे ही। चलिए, तो पूल टू की तरफ चलते हैं। तो पूल टू की हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीक हम देख रहे थे कि स्विस अफगान अपना एक इम्पॉर्टेंट मैच हार गया था। और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो प्लेऑफ्स में इस साल भी जाए, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने फाइनल खेला था। बट अनफॉर्चुनेटली स्विस अफगान अगेन लॉस्ट टू पावर विंटर थ्रू रन भाई। जी बिल्कुल, पावर विंडो के खिलाफ भी उनकी वही प्रॉब्लम है बैटिंग का, क्योंकि अनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी। थोड़ा हम्म। प्रेशर में रहे क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हार चुके थे और ज़्यादा स्कोर भी कर नहीं पाए। और मेरे ख्याल से और 68 स्कोर किया उन्होंने सिर्फ। 67, 10 ओवर में 8 विकेट खो के उन्होंने 67 7 बनाए स्कोर और बिल्कुल। पावर ने 10 ओवर में 7 विकेट खो के उस स्कोर को अचीव कर लिया। जी बिल्कुल, पर एज बहुत टाइट मैच था। एज हम्म। अ स्टैट्स देखा जाए तो सिर्फ लास्ट बॉल पे वो जीते हैं, सिर्फ लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे। स्टार्टिंग उनकी काफ़ी हल्की रही सब है। जैसे मैं हम अगर देखें, उनके पहले 3 ओवर उन्होंने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया। जी और आई थिंक वो प्रेशर जो स्कोर ना करने का था, डॉट बॉल का था, वो फिर बिल्कुल। उनके चौथे 5 ओवर में दिखाई दिया, जहां उन्होंने इमीडिएटली 4 विकेट खो दिए। एक्चुअली बिल्कुल, जैसे उनके फ्लेक्चर और अली नैयर को उन्होंने काफ़ी मोहतात होकर खेला। हम्म। पर जैसे उन्होंने समझा कि थोड़े से लूज बॉलर आए, जैसे जो लूज नहीं थे, अब्दुल्ला राना और असद। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और असद भी काफ़ी हैंडी है समटाइम। तो आई थिंक उन्होंने अच्छे टाइम पे अच्छी विकेट निकाली, जिससे उनको इतना स्कोर करने का मौका नहीं मिला। और हाँ बिल्कुल, अगर आपकी आधी टीम 5 ओवर में जा चुकी है जी तो फिर बिल्कुल, आप एकदम प्रेशर में खेलते हुए और ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए मुश्किल है मुश्किल बिल्कुल। हो जाता है। और आई थिंक ये ऑल दिखाता है कि यही बात मैं पिछले एपिसोड में भी कह रहा था कि डॉट बॉल आपको विकेट ना दिलाए, जी बट वो प्रेशर उतना क्रिएट कर बिल्डअप देती है करती है। क्योंकि इतना शॉर्ट फॉर्मेट है। बट बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छी कमबैक किया। शुरू में 4 विकेट निकाल दिए उन्होंने जी 7 रन देके। जी बिल्कुल, जैसा करामतुल्लाह जो काफ़ी अटैकिंग बॉलर है उनके, और उन्होंने 3 विकेट लिए 2 ओवर में। हम्म। पर उसके बाद जो बॉलर्स आए वो अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, पर स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि प्रेशर बना सके। पावर एक टाइम पे 17 पे 5 थे, तीन
3 ओवर बिल्कुल में। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस था उनकी टीम में, जैसे साजिद भाई और चीमा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। हम्म और आई थिंक इसमें एक फैक्टर ये भी, जैसे कि थोड़ी सी लूज अनडिसिप्लिन बॉलिंग की एट द एंड, हम्म। और कुछ फील्डिंग उस तरह की फील्डिंग भी नहीं की जिससे वो कुछ कैचेस भी मिस हुए थे, कैचेस आप भी। बता रहे थे। जी बिल्कुल, तीन हम्म। चार उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े इस मैच के अंदर। हाँ, क्योंकि एक एक कैच मैच पलट 67 सकता डिफेंड है। कर रहे हैं तो आपने हाफ चांसेस ड्रॉप करना है, नादर कि आपने सिंपल सिटर छोड़ने हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूल 2 से आई थिंक अगर कुछ ज़्यादा मौसम I- आता नहीं है तो नहीं अभी पावर निकलना चाहिए आई आगे। थिंक पूल 2 में जो विंटरथूर का और स्विस अफगान का मैच होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हम्म। क्योंकि पावर ये मैच जीता है, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी एवरेज अच्छी नहीं की जो अच्छा अच्छी अच्छा। कर सकते थे, और विंटरथूर ने अपने मैच से अच्छी एवरेज से जीते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है अगर स्विस अफगान और विंटरथूर का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और पावर को अपने अगले मैचेस जो है ना अच्छी रन रेट से जीतने, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल हो सकती है इस बिल्कुल, बार। क्योंकि पावर और विंटरथूर का जो मैच था वो वो रेंड ऑफ हो गया रेंड था। ऑफ हो गया, अबंडन हो गया, पॉइंट जी स्प्लिट हो गए। जी चलिए बिल्कुल। देखते हैं अपने पूल 3 को अब। ओके, तो पूल 3 में क्या हो रहा है आंसर भाई? एक्चुअली पूल 3 में नोमैड्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया, उन्होंने 5 में से 4 मैच जीते और एक अबेंडन हुआ है, तो 9 हम्म। पॉइंट के साथ, पर उनका रन रेट बहुत अच्छा है जो आगे जाकर उनको हेल्प आउट करेगा नॉकआउट स्टेजेस के लिए। तो प्लेऑफ्स में काउंट किया जी जाएगा? बिल्कुल काउंट किया जाएगा। पर यहाँ जो हमने बात की थी नोमैड्स की और पख्तून जुल्मे की, जो कि हम कह रहे थे डिसाइडर होगा, और डिसाइडर होगा, बहुत अच्छा बिल्कुल। मैच हुआ। दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा खेला, बस ये है कि लास्ट 1 रन से जीता है नोमैड्स। हाँ, नोमैड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 93 रन्स बनाए 4 विकेट बिल्कुल। पे। और फिर पख्तून जल्मी ने चेस करते हुए 10 ओवर में 92 बनाए 4 विकेट पे। 4 ये विकेट। वैसे हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आप अगर चेस कर रहे हो जी और बिल्कुल। आपके हाथ में 6 विकेट बचे हैं आप 10 ओवर के बाद, तो आप कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है जी इसका बिल्कुल। मतलब। एक्चुअली वहाँ पे जो उनकी पार्टनरशिप थी इजहार की और भट्ट साहब की, हम्म। वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। हाँ हाँ। तो आई थिंक एक बैट्समैन को आपने जाना है, आप दोनों बैट्समैन स्लो बिल्कुल स्ट्राइक रेट बिल्कुल। से नहीं खेल सकते, क्योंकि T10 फॉर्मेट बहुत छोटा फॉर्मेट है। मेरे ख्याल से इजहार का काफी 160 का स्ट्राइक रेट है जो कि अच्छा है, बट 128 का भट्ट साहब का है, लेकिन हो सकता है ये और कन्वर्ट किया जा सकता कन्वर्ट है। करना जरूरी था, बिल्कुल। क्योंकि अदरवाइज बहुत मुश्किल था, क्योंकि लास्ट इनके जो लास्ट ओवर में 17 चाहिए थे इनको। तो जो कि गेटेबल है देखा जब जाए एक तो। टाइम पे मैच खत्म हो गया था, लास्ट 2 बॉलों में 14 चाहिए थे, हाँ जी। तो उस टाइम पे दो दो छक्के उन्होंने स्कोर किए, पर वो ऐसा था कि वो किसी काउंट नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि विनिंग मार्जिन इतना कम है, जी और अगर हम सेकंड ओवर देखें नोमैड्स की इनिंग का, जी बैटिंग का, तो वहाँ पे 7 एक्स्ट्रास दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट करता है। अब मुझे नहीं पता कि अंपायर्स कैसे थे, क्योंकि T10 में एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आवर्स का है, आवर रेट का है। हाँ हाँ। तो आपके पास सिर्फ 40 मिनट होते हैं, क्योंकि ये जो भी टीम यहाँ से जीतेगी उसे ECL खेलना है, और हाँ जी। ECL में बहुत टाइट रूल है ओवर रेट का। ओवर रेट तो आई का, थिंक बिल्कुल। वहाँ पे बहुत कॉस्टली है, स्विस टीमों को ये थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अगर आपने T10 खेल रहे हैं तो बिल्कुल। मैक्सिमम 40 मिनट या में आपने अपने अपने ओवर खत्म करने हैं। हम्म। तो आई थिंक ये फैक्टर देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी इस पे थोड़ी सी, कि इसमें टाइम में इनिंग्स खत्म अंपायर्स की का जाए। क्या रोल है इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल। और नोमैड्स इस बार हसन के साथ नहीं खेल पाए, तो जी बिल्कुल। उनकी बैटिंग थोड़ी शैलो दिख रही थी। जी बिल्कुल, अगर फहीम बैटिंग नहीं कर पाते हैं, अगर उनका अच्छा दिन नहीं है, हम्म। तो आई थिंक फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिडिल ऑर्डर पे जाती है। एक डिसेंट मिडिल ऑर्डर है, हाँ, बट पर ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है बिल्कुल अभी। एक्सपोज नहीं हुआ है, तो हसन की कमी बिल्कुल महसूस हुई है नोमैड्स को यहाँ पे। और फहीम ने 10 बॉलों में एक बनाई, ये मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बिल्कुल, सोच इसमें रहे थे। पता करना पड़ेगा, फहीम भाई से पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो कभी भी शायद ऐसा वो नहीं देखा। दूसरा फॉर्मेट खेल रहे थे। दूसरे फॉर्मेट में कभी हमने देखा नहीं कि उनकी स्ट्राइक रेट इतना स्लो हो। हाँ। बात देखना पड़ेगा फहीम भाई से, आई थिंक हम इस पे थोड़ा सा उनसे कभी बात भी कर सकते हैं इस बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। एक इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नोमैड्स अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेल रहा है, जी और बिल्कुल। फिर भी वो सिर्फ 4 ही विकेट ले पाया दूसरी टीम के। अच्छा जो कि जो कि ये बताता है कि ये उनकी बॉलिंग अभी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। नहीं, उनकी बॉलिंग अच्छी थी। मुझे लगता है कि पख्तून जुल्मी जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेले हैं, हम्म। तो उन्होंने विकेट ना देने के चक्कर में अपनी स्ट्राइक रेट बहुत कम रखी, जिसका उनको हाँ आखिर हाँ। में बढ़ना खामियाजा पड़ा है। भुगतना पड़ा। तो चले, यहाँ पे नोमैड्स हमारे प्ले ऑफ्स में गुड आ लक गई फॉर है। नोमैड्स यार। गुड लक फॉर नोमैड्स। अब नेक्स्ट पूल की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, नेक्स्ट पूल की बात करने के लिए हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। अब वो जब आते हैं तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो पूल 4 की हम बात करने वाले हैं, और हमारे यहाँ एक और
स्पेशल मेहमान हमारे आज आए हैं। जी भी जिनीवा क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मसूद कबीर। वेलकम टू द शो मसूद। थैंक यू फरीद भाई, और शुक्रिया आंसर भाई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया स्विस क्रिकेट में और आपने ये प्रोग्राम बनाया। बिल्कुल इससे बहुत सारे मैचेस जो ऑल ओवर स्विस जो जैसे होते हैं वीकेंड्स में, तो उसकी खबरें हमें मिलती हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलता है। तो बिल्कुल। शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। तो आपको हमने स्पेशली बुलाया पूल 4 के बारे में बात करने के लिए, जिसमें हमारी टीम भी है, जिनीवा क्रिकेट क्लब। तो अगर हम स्टैंडिंग टेबल देखें तो हमने तीनों मैच जीत लिए हैं। और अगर हमारा नेक्स्ट मैच जो बर्न के साथ है, अगर हम वो जीत जाते हैं तो मोर और लेस हम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग मैच हमारा जो हुआ था लास्ट को सोने के खिलाफ, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो ये जिनीवा ने पहले बैटिंग करते हुए 122 रन बनाए 10 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे। और कोसो ने चेस करते हुए केवल 97 बना पाया 8 विकेट खो के 10 ओवर में। और हमने ये मैच 25 रन से जीता। तो इस मैच में मसूद भाई, ओपनर्स हमारे नहीं चल पाए, इदरीस और अली शाह। बट उन्होंने, क्योंकि T10 फॉर्मेट है, तो बॉल्स इतनी नहीं ली और सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर पे आ गया। जी बिल्कुल। जैसे आप सबको पता है कि T10 जो है ना एक शॉर्ट फॉर्मेट है, और उसमें एक दो बैट्समैन भी चले तो इसका मतलब है कि आप वो पार स्कोर बना सकते हो। बिल्कुल एक बिल्कुल। पार्टनरशिप की बात है। जैसे लास्ट मैच में हमारे दो ओपनर्स नहीं चले अनफॉर्चुनेटली, हालांकि बहुत अच्छे फॉर्म में है इस साल। तो जैसे अंसर भाई आए, फिर उसके बाद अंसर भाई के साथ जो रोशन ने पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप लगी और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। और मेरे ख्याल में बूदेमोन के ग्राउंड में 122 रन बनाना एक डिसेंट टारगेट हो डिसेंट सकता है, टारगेट है। जो आप छोटा ग्राउंड है लेकिन फिर भी आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल आप कह रिस्पेक्टेबल सकते टोटल हो है। उसको। रिस्पेक्टेबल टोटल है, बिल्कुल। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जैसे हमने पिछले मैचेस जो हमने और मैचेस देखे पूल्स के, उसमें विकेट्स जो गिरी हैं टीम के वो क्लस्टर में गिरे हैं। यहाँ पे अंसर और रोशन ने आके पारी को संभाला और फिर वो उसको एक डिसेंट स्कोर की तरफ ले गए, 122। तो अंसर भाई कैसा था, मतलब बॉल स्विंग हो रहा था बहुत ज़्यादा या फिर आई थिंक स्टिकिंग विकेट था? बहुत अच्छा स्टार्ट किया जो कॉस्टनर्स के बॉलर ने, पर वही बात है कि आप कभी भी लाइट नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा ऐसे कैसे अनडिसिप्लिन रहे उनके सेकंड जो थर्ड बॉलर थे, स्पेशली उन्होंने बहुत वाइड्स की, जिससे हम थोड़ा प्रेशर भी डिक्रीज हुआ बैट्समैन पे। और बॉलिंग उनकी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। तो यह है कि हमारा दिन था शायद, इसलिए हमने भी अच्छा खेला। पर यह है कि उनका एक चीज़ हमारे फेवर में थी कि हमने देखा कि उन्होंने एक्स्ट्रास किए, हाँ, उससे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्कुल आ पाया। प्रेशर आई कम थिंक हुआ, बिल्कुल काफी सारे उनके 4 वाइड्स 4 वाइड्स थे बीच बीच में आते रहे, तो जी, आप बिल्कुल अगर सिंगल्स वगैरह भी ले रहे हैं तो इन जी, एक्स्ट्रास की वजह से आपका स्कोर बनता जा रहा है बिल्कुल और प्रेशर इतना नहीं बिल्डअप हो पाया। बिल्कुल। और उनका जो लेफ्ट हैंड बॉलर है आदिल आदिल राइट आर्म बॉल, राइट ही इज अ राइट ओ या सॉरी राइट आर्म बॉलर। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? काफी अच्छी पेस पे बॉलिंग की है उन्होंने। जिसको बहुत अच्छी पेस पे बॉलिंग की और लाइन भी बहुत अच्छी थी उनकी। हम्म, पर थोड़ा सा वही है कि उन्होंने रन इतने नहीं दिए, पर स्टिल जो उस टाइम पे प्रेशर, तो हमें पता था कि इनका ये मेन बॉलर है, तो हमने उसको केयरफुली भी खेला, तो हमने जाने दिया, क्योंकि हमें पता था लास्ट उसके बाद जो उनका बॉलिंग ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर आपके मेन बॉलर पहले 3 ओवर में खत्म हो जाता है, तो टीम पे, बॉलिंग टीम पे हमेशा प्रेशर होता है। तो आई थिंक हमारे पास एडवांटेज था, एक्सपीरियंस भी था, और इसलिए हमने उसको बड़ा देख के खेला। मुझे इसमें कंफ्यूजिंग बात उनके बॉलिंग प्लान में लगी को सोने के, क्योंकि उनके 3 बॉलर तो डिसाइडेड थे, जो मेन बॉलर थे अश्विन, जय और आदिल। जो चौथा पांचवा बॉलर था वो, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने एडन से भी करवाया, विकास से भी कराया और एंड्रयू से भी कराने की कोशिश की। बट लेकिन इनका फोर्थ और फिफ्थ बॉलर कौन है, मेरे ख्याल से अभी कंफ्यूजन है इस बारे में। आई थिंक उन्होंने एवरेज बॉलिंग की, इतनी बुरी नहीं की। आई थिंक जो उनके जो मेन 3 बॉलर्स थे वो इतनी विकेट्स नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उन पे दूसरे बॉलर्स पे प्रेशर रहा। क्योंकि T10 फॉर्मेट में जब आपके पास विकेट्स इन हैंड हो, तो आपके चौथे और पांचवें बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक कम रन दे सके। अच्छा अंसर भाई एक बात बताएं, जैसे हम अगर हम अपना फॉल ऑफ विकेट्स देखें तो 3 ओवर के बाद हमारे 2 विकेट गिर गए थे।
जी और उसके बाद आपने पार्टनरशिप करके आप 7 ओवर तक लेके गए, 6-7 ओवर तक 73 फॉर 2। जी बिल्कुल। अब आपके अगर एज अ बॉलिंग टीम 4 ओवर जा चुके हैं जिसमें उनको कोई विकेट नहीं मिला है, तो आप बॉलिंग चेंज में अपने बेस्ट बॉलर को लाओगे या अपने सेकंड चेंज बॉलर को लेके आओगे? अच्छा, जैसा जैसा कि जब आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हो तो हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आपने जो है वो अगर कोई पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है तो उसको तोड़ना है, बिल्कुल क्योंकि आखिर में तो आप किसी किसी बॉलर को मार पड़ेगी। बिल्कुल। पर आई थिंक तो आपको चेंजेस लगता है कि चेंजेस ये भी बुरी नहीं चेंजेस, थी, पर लेकिन लेकिन ये चेंज क्या, ये अच्छा था एंड्रयू को उस पॉइंट पे लेके आना जब पार्टनरशिप ऑलरेडी बन चुकी है? एक्चुअली एंट्री बहुत एक्सपीरियंस बॉलर, आई थिंक उनकी मूव अच्छी थी क्योंकि एक हाँ। एक्सपीरियंस बॉलर को लेके आए, पर आई थिंक पहला मैच था सीजन का, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर, मेरे ख्याल से उनके पास रवि का अच्छा ऑप्शन था जो उन्होंने यूज नहीं क्योंकि किया। वो एंगल से बॉल करते हैं, और उसके बाद मुमताज अपनी इंजरी के बाद आया, हो सकता है कि वो भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है, पर आई थिंक एट द डे कैप्टन डिसाइड द बेस्ट, बिकॉज उसको बेहतर पता होता है कि और न्यू कैप्टन थे क्योंकि अर्जुन जो अवेलेबल नहीं है अब टी10 में। ही इज ऑन वेकेशन। ओके ओके वेकेशन। सो जे ने आई थिंक मूव बुरी नहीं थी, पर एट द एंड सब 122 स्कोर आई थिंक इतना बुरा भी नहीं था, डिफेंड इजी चेजेबल था ये स्कोर, चेजेबल था। बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हाँ, हूँ हाँ। जैसे अंशुल भाई ने कहा वहाँ पे जब 2 विकेटें गिरी थी तो वो अपने स्ट्राइक बॉलर को क्यों नहीं लाए, तो इसकी नहीं, 2 विकेट के बाद उनकी पार्टनरशिप हुई 4 ओवर, तो जब आपकी 4 ओवर की पार्टनरशिप लग गई तो आप अपने मेन बॉलर को लाओगे हाँ, जहाँ तोड़ने पे के वो लिए। एक पार्टनरशिप लगी थी तो वो हाँ। मेन बॉलर को शायद इस वजह से भी नहीं लाया हो क्योंकि जो जिनेवा की बैटिंग लाइनअप है ना वो हाँ, काफी लंबी डीप बैटिंग है। लाइनअप है। अच्छा। जैसे अगर आप स्कोर कार्ड को भी देख लोगे तो बिल्कुल जैसे एंड तक जो भी बैट्समैन आया ना वो 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेला है, बिल्कुल मतलब जो 4 गेंदों पे 10 और 3 हम्म। बॉलों पे 8-9 ऐसे बनाया है ना, तो हम्म। मतलब यही है कि जिनेवा की बैटिंग में एक डेप्थ है, तो वो नहीं चाहते थे शायद ये भी कि उनके नीचे सारे, के हाँ बैट्समैन। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये बिल्कुल हो भी सकता है। सकता था कि 120-140 उनको पड़ जाता। बिल्कुल, लेकिन अगर जैसे हम 9th और 10th ओवर को देखें, अब आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं और आपके 8 ओवर हो चुके हैं, ठीक है, अब आपके पास मेन स्ट्राइक बॉलर बचा है अश्विन, और बाकी बॉलर बचे हैं जो कि फर्स्ट या सेकंड चेंज हैं, और आपका एम है कि 100 रन ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको स्कोर रोकना है, बिल्कुल। तो आप क्या अपने मेन बॉलर को पहले लेके आओगे 9th ओवर में, या आप अपने सेकंड चेंज को लाओगे? क्योंकि अगर आप मेन बॉलर को लाते हो और उसने उसमें विकेट निकाल दी 2, तो 10 ओवर आपके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9th ओवर में एंड्रयू को दिया और 10वां ओवर अश्विन को दिया, अश्विन से तो ये आपको लगता है कुछ कैप्टनसी में चूज यहाँ पे- करने में, बॉलिंग में प्रॉब्लम रही इनकी? यहाँ पे एक और चीज भी है, जैसे अंसर भाई ने इशारा किया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपने मुमताज को खिलाया है तो वो आपका तो मेन बॉलर है आई मुमताज, थिंक लास्ट ईयर उसने काफी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग भी की है। लास्ट ईयर खेले थे वो, उससे पहले तो खेले थे लास्ट मेरे नहीं ख्याल खेल से। सकते, उसके इंजरी प्रॉब्लम्स अच्छा बॉलर है। हाँ, हाँ। अगर आपने उसको All-rounder। खिलाया है हम्म। तो नॉर्मली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, हाँ तो उसको बॉलिंग क्यों नहीं मिली? एक बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रवि की बात की अंसर भाई ने, तो ऑप्शंस थे उनके पास। तो सेकेंड इनिंग्स की अगर हम बात करें, बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे अंसर भाई? आई थिंक हमारी बॉलिंग काफ़ी अप टू मार्क थी और सब बॉलर से बहुत अच्छा किया, पर अफीफ और जाहिद ने बड़े अच्छा स्टार्ट किया, पर जो टर्निंग पॉइंट था वो जमील का ओवर था जिसमें उसने वसीम का आउट किया। आई थिंक वो ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फजल करीम के नेक्स्ट 2 ओवर जो बहुत अच्छे थे। आई थिंक एज अ बॉलिंग टीम देखो, अली शाह का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था जो पहले 1 ओवर में 4 रन दिए उन्होंने, तो हम पहले 7-8 ओवर में ऑलरेडी मैच जीत चुके थे, तो मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग में बहुत डिसेंट बॉलिंग की, इतने छोटे ग्राउंड में बहुत डिसिप्लिन और बहुत डिसेंट। एक चीज़ हमें बेहतर करनी पड़ेगी, हमारे एक्स्ट्रास बहुत थे क्योंकि ये 16 एक्स्ट्रास दिए हमने। छोटे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास है, अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मैचेस में हमें हमने पिछले ही मैच में देखा, मेरे ख्याल से पख्तून का था, पख्तून और हाँ, उन्होंने 7 एक्स्ट्रा दिए थे और 1 रन का डिफरेंस था जी, बिल्कुल। जीत और हार में। बिल्कुल। और वसीम पे बहुत डिपेंड करती है कोसोनी की बैटिंग। बिल्कुल, वसीम जो है वो उनका मेन बैट्समैन है, और स्पेशली टी10 फॉर्मेट पे, क्योंकि अगर हम कॉस्टने के लाइनअप देखें तो उसमें कोई इतने पावर हिटर्स नहीं है, डिसेंट बैट्समैन हैं सारे, पर इतने कोई पावर हिटर नहीं है जिनका स्ट्राइक रेट इतना हाई हो। तो एक वसीम ही है जो, और जे भी अनफॉर्चुनेटली जो चल नहीं पाए, उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। आई थिंक उनको लेकिन मैंने जो उनकी टीम को खेलते हुए देखा है, जैसे नीचे से अगर आप उदय को देखें, उस ही हैज़ अ डिसेंट हिटिंग एबिलिटी। मुमताज़ हैं,
इन लोगों को ऊपर भेजने के बजाय जिनका स्ट्राइक रेट कम है उनको पहले भेजा, तो मेरे को या तो ये कुछ रेंज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बैटिंग में, लेकिन T10 में अगर आई डोंट नो कुछ बैट्समैन जो कि 140 के लगभग हैं, इट डजंट मेक सेंस अगर आपके पास 200 का बैट्समैन बैठा आई थिंक उनका पहला मैच था और वो बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। पर मुझे लगता है कि वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज अ टीम आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सब बैटिंग करें, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम रन करने। बिल्कुल, इसीलिए जिनका स्ट्राइक रेट बेटर है उनको पहले भेजा जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि विकेट बचा के तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आप कुछ चेंज देखना चाहेंगे मसूद भाई? अब वही है जो हमें थोड़ा बहुत ध्यान जो है ना वो एक्स्ट्रास पे देना होगा, एक्स्ट्रास पे थोड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि 10 ओवर के गेम में अगर आप 16 एक्स्ट्रा देते हो तो ये एक क्राइम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 16 रन तकरीबन 2.5 ओवर बन जाते हैं, और मेरे ख्याल से अच्छी टीमें आपको छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बिल्कुल। अगर आप जैसे 16 या 20 रन देंगे एक्स्ट्रास में, अगर हम पूल 3 की बात करें, नोमैड्स और पख्तून ज़ल्मी के मैच में, हाँ हाँ जो डिफरेंस था वो एक्स्ट्रास ही थे, बिल्कुल जो बिल्कुल। 1 रन से वो लोग हारे। सात एक्स्ट्रा बिल्कुल, सेकंड ओवर में जो आए थे। बिल्कुल। तो और क्या पॉजिटिव्स इस मैच से आप उठाना चाहेंगे मसूद भाई? देखिए, जिस तरह से जीसीसी खेला है थोड़े बहुत जो हमें प्रॉब्लम थे फील्डिंग में, जो इश्यूज थे बॉलिंग में, या जैसे अंसर भाई ने इशारा किया स्पिनर की कमी थी, तो मेरे ख्याल में इस साल जीसीसी तकरीबन उन चीज़ों पे बहुत काम कर चुका है। जैसे हमारी फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आई थिंक एक रन आउट किया ना हमने शायद किसी को, लास्ट मैच में बहुत अच्छी फील्डिंग हुई जीसीसी 2 की रन आउट तरफ से, किए, जहाँ 3 पे रन आउट, बहुत 3 रन आउट, ओके हाँ। 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट जो बाउंड्रीज थे रोके गए, तो वो एक डिफरेंस था। जैसे अंसर भाई ने 2 रन आउट किए, तो मेरे ख्याल में और भी सरप्राइजेस है दूसरी टीमों के लिए इस अच्छा। साल जीसीसी को फेस करने में। आई थिंक यहाँ पे मैं एज ए कैप्टन जिक्र करना चाहूँगा अब्दुल वसी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा रन आउट किया बाउंड्री लाइनअप पे, ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पे डाइव भी किया, रॉन्ग साइड पे रॉन्ग जाके, साइड पे डाइव किया और उसी लम्बे उन्होंने थ्रो भी किया और बहुत बिल्कुल, अच्छा रन बिल्कुल। आउट था। हम्म, तो आई थिंक यंगस्टर्स के जब आपकी टीम में यंगस्टर्स होते हैं तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो पूरी टीम को फिर और Lift up आगे करते हैं। उठा देते हैं। जी किसी को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, स्पेशली जिनेवा को बर्न के खिलाफ। अच्छे स्पिनर्स हैं बर्न के खिलाफ, एक अच्छी टीम है, तो हमें कंसंट्रेट करना है रादर के हमें इट्स टू अर्ली टू से हु इज, तो हम कह ही रहे थे ये ग्रुप ऑफ डेथ है, बिल्कुल इसमें कुछ भी हो सकता है। और इवन के जीआईसीसी और T10 के फॉर्मेट में आप किसी को इजी नहीं ले सकते। बर्न ने तो अभी तक कोई मैच खेला नहीं अपना, जी बिल्कुल, तो ये first उसके leg है। पूरे चांसेस हैं अभी भी, बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। और इसी तरह से अगर कोई वॉश ऑफ हो जाता है तो कोसोने वापस से रनिंग में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल चांसेस है तीनों टीमों के। जैसे ओके जी, तो ये था आज का हमारा शो। ज़्यादातर टीमें प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी हैं। अगले वीकेंड क्या होगा, क्या जीसीसी हमारी प्लेऑफ्स में जाएगी या नहीं जाएगी, और प्लेऑफ्स में पोटेंशियली कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी और क्या होनी चाहिए, इन सब पे हम नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे बात करें। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्विस क्रिकेट शो।